हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हमने प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की चर्चा शुरू कर दी थी। कल ही बोला था कि लगभग मुझे उम्मीद है कि आज खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि हर हाल में प्लेस मिक्स को खत्म कर देते हैं। ऑल्दो टॉपिक बहुत सारा भी रहता है, पर बेटा खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आज इसको खत्म कर ही लेते हैं बेटा। और वो प्लेस मिक्स में ना हमने एक बात पढ़ ली थी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके फंक्शन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब एक टॉपिक आता है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से फैक्टर है बेटा जो अफेक्ट करेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को? बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है जी। 5 मेन हेडिंग है और उसके अंदर भी बेटा बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं। कुल मिला के देखोगे तो बेटा 13-14 हेडिंग बैठ जाएंगी। अब आपको करना क्या है वो समझो, पहले में ही कर देखो। कल मैंने एक बात बताई थी, जाते जाते बेस रेडी कर दिया था, वो मैंने इसी टॉपिक का रेडी किया था कि अगर कोई प्रोडक्ट 0 लेवल चैनल से बिके या 1 लेवल चैनल से बिके, मैं हमेशा क्या बोलूंगा इसको? शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर 2 लेवल से बिके या 3 लेवल से बिके से क्या बोलूंगा? लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात की थी कल, ठीक है। और बेटा फिर आप जाते ही वक्त एक और एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बात करूं मार्केट में कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, नाम से समझ में आ रहा है बेटा। फर्म इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है और कंज्यूमर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर गुड्स कैसे बिकते हैं बेटा? लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल गुड्स की, जस्ट लाइक मशीनरी, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, ये ज्यादातर शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। करी थी बहुत सारी मशीनरी की बात, किर्लोस्कर का एग्जांपल, सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, सबकी बात करी थी कल आपसे। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं कम से कम 5 हेडिंग में सेम एग्जांपल डालूंगा, सेम एग्जांपल। ठीक है जी। इस बात को दिमाग में रखना, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स को, ठीक है, 5 जगह पे एक जैसा एग्जांपल डालूंगा। वरना 13-14 हेडिंग है, सबके लिए अलग एग्जांपल बनाऊंगा तो आप ही परेशान होंगे। ठीक है बाबू। टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालते हैं बेटा मेरे चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे? यानी कि हर हेडिंग में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कब मुझे शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रास्ते से जाना है और कब मुझे लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रास्ते से जाना है। ठीक है जी। पहली बेटा मेन हेडिंग है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, और उसमें भी फर्दर 4 हेडिंग है। सबसे पहली हेडिंग है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इधर देखना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट में आप यही लिखेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट में 2 तरीके के हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं और नॉर्मली इंडस्ट्रियल गुड्स शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। पहली हेडिंग डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सेकंड हेडिंग पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल है, 1 मिनट के लिए बेंडिंग छोड़ो। थर्ड हेडिंग क्या है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इधर देखना पुत्र, एग्जाम्पल यही, लेकिन मन में लिखना क्या है वो सुनो। आप लिखोगे कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, मन में क्या चल रहा है ये? पर यूनिट वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? मशीन की बहुत ज्यादा नहीं होती। किर्लोस्कर का 20 किलोवाट का जनरेटर लेके आओगे, 1-2 रुपए का आएगा? या एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर आओगे, कोई 1-2 रुपए की आएगी क्या? कंज्यूमर गुड्स तो 1 रुपए का भी आता है। आता नहीं? शैम्पू का पाउच, सॉस का पाउच, कॉफी पाउडर आते नहीं 1-2 रुपए के कंज्यूमर गुड्स। मन में ये चल रहा है, लिखना लिख मत देना इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, मन में ये चलता रहना चाहिए। तो आप लिखोगे अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकता है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी पर यूनिट वैल्यू बहुत कम है, वो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकता है। डन। 2 जगह पे एग्जांपल फिट हो गया। अभी अभी में फोर्थ हेडिंग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा मन में फिर यही चल रहा है, सामने देखो, लिखना क्या मैं वो बता रहा हूं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, वो कैसे बिकता है? यही प्रोडक्ट बेटा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट तो नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन टेक्निकल है, इसमें कोई टेक्निकलिटीज का रोल है? भैया आप ब्रेड लेने गए, आपने कहा जी इंग्लिश ओवन की ब्रेड चाहिए, उसने कहा नहीं है जी ब्रिटानिया की है, तो क्या कंटेंट बढ़ने लग जाते हो?
या गूगल से उठा के कंपेयर करने लग जाते हो कंटेंट, इंग्लिश ओवन में क्या है और इसमें क्या है? भैया कोई ऐसी टेक्निकलिटीज है ही नहीं कंज्यूमर गुड्स में जनरली, ठीक है ना। मैं कोई कॉफी पाउडर लेने का नेस्कैफे का नहीं मिला तो किसी और कंपनी का मिल गया, ले आया उठाकर। नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट है। पर अच्छा एक बात बताओ, मैं कलर्ड एक्सरे की मशीन लेने गया और बेटा मिल रही थी ब्लैक एंड व्हाइट, ले आओ? ले आओगे? फटाफट से बता दो ईमानदारी से। ऐसे डॉक्टर सोचते हैं, ले आते हैं कि आज कलर नहीं मिली, चलो आज ब्लैक एंड व्हाइट ही सही। ऐसे नहीं करते ना, ऐसे मानते हो इस चीज को? तो बेटा ये प्रोडक्ट टेक्निकल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। दिमाग में क्या चल रहा है? एग्जाम्पल यही चल रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट टेक्निकल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, वो शॉर्टर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकता है। नॉन टेक्निकल नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दिमाग में चल रहा है हमेशा लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। 4 में से 3 हेडिंग में से एग्जाम्पल यही सेम है अभी तक। देन सेकेंड हेडिंग क्या है? पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल। बेटा जनरली पेरिशेबल प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, बेटा हम देखते हैं शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं। अगर बेटा वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बेचोगे, लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बेचोगे, उनकी लाइफ ही 2-4 दिन है। आप अगर लॉन्गर चैनल की तरफ जाओगे तो इतने में तो साढ़े के साइड हो जाएगा वो, ठीक है ना जी। तो आप क्या चाहते हो, कैसे बिके वो? शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल है, जिनकी लाइफ है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो बेटा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ही बिकते हुए दिखाई देते हैं। डन। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं सब जगह पे अलग एग्जांपल दे सकता हूँ, बस आप अपनी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। इसलिए मैंने जनरली एग्जांपल यही फिट करा अभी तक 4 में से 3 हेडिंग में, तभी मैं बोल रहा हूँ 5 हेडिंग में एग्जांपल सेम फिट रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना हैंडल नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े। तो वो सेकंड मेन हेडिंग है कंपनी रिलेटेड फैक्टर, और उसमें भी पहली हेडिंग है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बाबू क्या मैटर करता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बड़ी मैटर करती है जब आप चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढते हो। मैं कहूँ बेटा आपकी कंपनी में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल पोजीशन है, पैसा ही पैसा है, भारी 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 भरकम पैसा है। फिर बेटा एक बात बताओ, अगर बहुत पैसा है, कभी चाहोगे कि किसी भी मिडल मैन को बीच में डालो, कि मैन्युफैक्चरर बेचे होलसेलर को, देन रिटेलर को, कंज्यूमर को? देखो जितने मिडल मैन बीच में डालोगे सबको मार्जिन देना पड़ेगा। डालना चाहोगे कभी किसी मिडल मैन को बीच में? नहीं डालना चाहोगे। ये मानते हो बात? जैसे कि जियो, रिलायंस को पैसों की कभी कोई कमी नहीं है, सबको पता है, ठीक है जी। अगर इतना पैसा है तो तभी तो वो बेटा डायरेक्टली सेल करना चाहता है सब कुछ। रिलायंस ट्रेंड्स देख लो, जियो स्टोर देख लो, जो भी धंधा देख लो, डायरेक्टली बेचना चाहते हैं हमेशा सब कुछ। कोई मिडल मैन नहीं आना चाहिए बीच में, सब हम कमाए, ठीक है ना जी। और बेटा जिन कंपनीज के पास पैसों की कमी होती है वो मिडल मैन बीच में डालती है, हमेशा की कहानी है ये, वो हमेशा मिडल मैन बीच में डालती है। मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल देता हूँ, आई होप ये बात क्लियर कर देगा सब कुछ। एग्जांपल देता हूँ। तो वो ऑल्दो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है, मुझे नहीं लगता पैसों की कमी है, पर कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से वो मिडल मैन बीच में डालती है। एग्जाम्पल इन्हीं का ही है। मैंने पिछली बार भी ये बात बताने की कोशिश करी कि किसी टाइम पर ना बेटा सहारनपुर सिटी की ना एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो मैंने पता किया, मैंने कुछ प्रयास किया, मेरे ब्रदर का काम है कॉस्मेटिक्स का, मैंने कहा चलो प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो पता लगा कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो 3 करोड़ का माल देना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपए एडवांस जाएंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ 4 मंथ ये माल धीरे धीरे करके आएगा कंपनी से, ठीक है जी। जब पता लगा मुझे कि 3 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ती है, तो मैंने आगे बढ़ा, मैंने कहा और पूछते हैं। तो पता लगा जी जैसे गांव में लेनी पड़े तो 1 करोड़ का माल लेना पड़ता है। जैसे गांव हमारे आसपास होता है, नागल हो गया, बेहट हो गया, ऐसे अगर गांव में लेनी तो 1 करोड़। फिर मैंने विचार कर रहा कि मनीष भाई ये कितना माल बेचते हैं एक साल में? तो समझ में आया भाई धंधा तो कई करोड़ों में पहुंच गया, ऑटोमेटिकली कई हजार करोड़ों में पहुंच गया। भैया 540 डिस्ट्रिक्ट है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे तो 3-3 करोड़ का माल लेगा। आप सोच लो 540 डिस्ट्रिक्ट है, मल्टीप्लाई कर लो, 1620 करोड़ का तो ये माल हो गया। और गांव, अगर सिटीज और डिस्ट्रिक्ट 540 है तो गांव कम से कम 10 गुना तो मानो। और सब में अगर 1-1 करोड़ का माल जाएगा तो मुझे समझ में है कंपनी अपना पैसा तो लगा ही नहीं रही है भाई। मैं उस एंगल से सोचता हूँ चीजों को कि कंपनी अपना पैसा लगा कर रही है, सारा लोगों का ही पैसा लग रहा है।
अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए गांव में 5400 गांव है और सबने 1-1 करोड़ दे दिए तो 5400 करोड़ तो ये इकट्ठे हो गए, 1620 करोड़ एक इकट्ठे हो गए, 7000 करोड़ इकट्ठे हो गए। साल भर की टर्नओवर वैसे आपकी 21-22 हजार करोड़ है, पर 7000 करोड़ तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही आ जाता है आपके पास, सिर्फ एक ही झटके में आ जाता है और पैसा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो अगर जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक होती है ना, वो सभी मिडलमैन का पैसा लगवा देती है। ठीक है, वहां लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है। और जिस कंपनी का बहुत पैसे हैं वो मिडलमैन बीच में डालती नहीं, वो कहती है सब मैं कमाऊंगी मार्जिन, मैं क्यों डालू मिडलमैन डालूंगी सबको पैसा देना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली बेचती हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको जियो का, दोनों एग्जाम्पल क्लियर पक्का से। और वो इससे नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रोल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बाबू, अगर आप मिडलमैन को कंट्रोल करना चाहते हो, कंपनी रिलेटेड फैक्टर में ना, अगर कंपनी का मैं तो मिडलमैन को कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो ज्यादा को कंट्रोल करना आसान होगा, कम को कंट्रोल करना आसान होगा? कम लोगों, जितने कम लोग होंगे उतना कंट्रोल करना आसान होगा, तो आप शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जाओगे, एंड वाइस वर्सा। अगर आप कहोगे मुझे क्या करना कंट्रोल करके मिडलमैन को, तो बेटा फिर लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से चले जाओ। क्लियर? कंपनी रिलेटेड फैक्टर डन, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर डन। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। बेटा यू कांट इग्नोर योर कॉम्पिटिटर, कभी भी नहीं कर सकते। तो जो आपका कॉम्पिटिटर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है, आप भी देखते हो कि दूसरा भी वही यूज करने लगता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बेटा, मान लो सैमसंग और एप्पल एक दूसरे के क्लोज कॉम्पिटिटर इंडिया में, ठीक है ना, रिगार्डिंग सेल फोन्स। ठीक है, अगर देखोगे आप, मान लो एप्पल बिग बिलियन डेज या बिग बिलियन वीक आ रहा है, और आपने देखा कि एप्पल ने क्या करा, फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कर लिया कि आप हमारे फोन बेचोगे। तो आप देखते हो बेटा सैमसंग क्या करता है, अमेजोन से कर लेता है कि आप हमारे बेचोगे। यू कांट इग्नोर योर कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर ने जो चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, आपने भी वही कर लिया। ठीक है ना, हम एक मॉल में जाते हैं, हम देखते हैं जी बर्गर किंग का ना शोरूम खुल रहा है, ठीक है, बर्गर किंग एक अपना आउटलेट खोल रहा है। साथ ही साथ देखते हैं हम, जो भी इसको कॉम्पिटिटर समझता है, बर्गर सिंह समझता है या और कोई बर्गर की फ्रेंचाइज समझती है, वो भी खोलने लग जाता है। हम देखते हैं बेटा जहां डोमिनोज ने खोल रखा है आउटलेट, उसके आसपास ही पिज्जा हट भी कैप्चर करने की कोशिश करता है जगह। तो बेटा यू कांट इग्नोर योर कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर ने जो भी चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, आप भी वही एग्जैक्टली सेम यूज करने लगते हो। ठीक है जी, इधर 1 लेवल और 2 लेवल और डायरेक्ट सेलिंग, जो आप कहोगे वही कंपटीटर कर रहा होता है। क्लियर बात? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ाओ बात को। फोर्थ वन इज मार्केट रिलेटेड फैक्टर। बेटा मार्केट रिलेटेड फैक्टर में सबसे पहली हेडिंग क्या आती है, साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट का मतलब बेटा नंबर ऑफ कस्टमर से है। अगेन एग्जांपल यही है, प्लीज सामने देखना, दिमाग में ये और लिखना क्या वो मैं बता रहा हूं। अगर नंबर ऑफ कस्टमर आपके कम है, मन में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल गुड्स के कस्टमर कम ही है। हर कोई मशीन खरीदता है, हर कोई रॉ मटेरियल खरीदता है, आप सब हम खरीदते हैं क्या? नंबर ऑफ कस्टमर इस इंडस्ट्रियल गुड्स के कम है, कंज्यूमर गुड्स के ज्यादा है, ये तो पता ही है। ठीक है, दिमाग में ये चल रहा है, लिखना क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर कम हैं तो आप शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है तो आप लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हेडिंग क्या लिखी हुई है, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डिमांडेड है, ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है, कुछ ही लोकेशन पर डिमांडेड है। बेटा अगर मेरा प्रोडक्ट कुछ ही लोकेशन पर डिमांडेड है तो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रास्ते से चला जाता हूँ। मैं कहूँ मेरा प्रोडक्ट सिर्फ साउथ में ही डिमांडेड और कहीं पे डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो बेटा शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो। साउथ में बिठा लो एक रिटेलर, अपने आप बेचता रहेगा, पूरा साउथ कवर कर देगा, एक मिडलमैन से काम चल जाएगा। लेकिन मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो बेटा पूरे इंडिया में डिमांड है, उसकी थ्रू आउट द कंट्री डिमांड है या थ्रू आउट द वर्ल्ड डिमांड है, तो ऐसे को इतना बड़ा एरिया कवर करने के लिए मुझे लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, एंड लास्ट वन इज क्वांटिटी परचेस्ड। बेटा अगर मैंने किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी है तो क्या यूज करूं, शॉर्टर या लॉन्गर चैनल? पिछली बार भी बात हुई थी,
मैंने किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी है, शॉर्टर चैनल और लॉन्गर, ऑलवेज शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? आप मन में सोच लो ना बेटा। अब वो अगर मैं कहूं आपको एक ही रफ रजिस्टर बाय करना है या एक ही नोटबुक बाय करनी है, क्या करोगे? रिटेलर की दुकान पे पहुंच जाओगे। अगर मैं रिटेलर की दुकान पे जा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इस फील्ड में होलसेलर भी है, एजेंट भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, मैं तो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूँ ना, अगर मेरी क्वांटिटी परचेज कम है। और यही मैं कहूँ बेटा, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, आपको ना 20 नोटबुक चाहिए, कुछ ट्यूशंस की, कुछ स्कूल्स के लिए, ठीक है? अभी 20 नहीं खरीदोगे रिटेलर पे। हमने तो सबने रास्ता देखा हुआ है मटिया मिल का, ये होलसेल मंडी है, यहाँ चले जाओ, यहाँ से खरीद लाओ। अगर मैं सीधा होलसेलर पे चला गया तो मैं बाईपास नहीं कर रहा बहुत सारे मिडलमैन को। यानी कि जब भी क्वांटिटी परचेज ज्यादा होती है, हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, शॉर्टर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। और क्वांटिटी परचेज कम होती है तो लॉन्गर चैनल, रिटेलर पे ही जाते हैं, बहुत बड़ा चैनल फॉलो करते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। लास्ट हेडिंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर। बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या मतलब है बाबू? दो तरीके के एनवायरमेंट का जिक्र करता है ये। मार्केट में बेटा रिसेशन भी हो सकता है, मार्केट में बेटा बूम पीरियड भी हो सकता है। देखो अगर मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो आपको शॉर्टर चैनल के रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? बेटा डिप्रेशन रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत मंदी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। अगर मैं लॉन्गर चैनल यूज करूंगा ना उस सिचुएशन में, लॉन्गर चैनल यूज करने से क्या होगा? मैन्युफैक्चरर का मार्जिन, होलसेलर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के घर गुड्स पहुंचवाया या जहां पे भी भिजवाया उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर के यहाँ पहुंचवाया उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और रिटेलर कस्टमर को बेचेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तीन लोगों का प्रॉफिट जुड़ेगा, तीन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ेगी, प्रोडक्ट महंगा होगा ना। पहले ही मार्केट डिप्रेस्ड इकोनॉमी चल रही है, पहले ही रिसेशन चल रहा है, आप प्रोडक्ट और महंगा पहुंचा दो, खरीदेगा कोई? नहीं खरीदेगा। डिप्रेस्ड इकोनॉमी में या रिसेशन में हमेशा शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए जाते हैं। और मार्केट में बूम है, लोगों पे बहुत पैसा है, फिर क्या, फिर तो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब क्लियर? टॉपिक डन है मेरी तरफ से, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू कल हमने बात करी थी प्लेस मिक्स के दो पार्ट है, मैं लिखने पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ भगा भगा के बेटा कवर करने पे जोर दे रहा हूँ। बेटा कल हमने बात करी थी प्लेस मिक्स के ना दो कंपोनेंट है। प्लेस मिक्स किस बात से कंसर्न है? Place mix is concerned with the availability of goods and services at the right time, at the right place, in the right quantity to the customer. It is concerned, it is sorry, place mix के दो component है बेटा, कौन कौन से? selection of channel of distribution और physical movement of goods and services from the place of production to the place of consumption. बेटा physical movement of goods and services from the place of production to the place of consumption का एक दूसरा नाम था, कल नाम पढ़ा था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोल रहे थे। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा कंपोनेंट है प्लेस मिक्स का, कल भी बात करी थी। अब बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक भी है मेरे पास, बिल्कुल लास्ट में आ जाओ जहाँ ये टॉपिक खत्म है। पहली हेडिंग होगी ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन वेयर हाउसिंग, देन इन्वेंट्री कंट्रोल। बेटा इधर देखना, अगर गुड्स को मुझे फिजिकली मूव कराना है, ठीक है जी, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, तो बेटा क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? सबसे पहले कहता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब बेटा ऑर्डर को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना। कैसे पहुंचता है ऑर्डर मैन्युफैक्चरर तक? अब मैं कहता हूं भैया आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर अपना ऑर्डर किसको देगा? रिटेलर को देगा। रिटेलर अपना ऑर्डर किसको देगा? होलसेलर को देगा। होलसेलर अपना ऑर्डर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को देगा। तो ये कहते हैं कंज्यूमर का ऑर्डर वाया चैनल मेंबर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचता है। बीच के चैनल मेंबर ही तो पहुंचाते हैं कंज्यूमर का ऑर्डर मैन्युफैक्चरर तक, ठीक है जी। और फिर मैन्युफैक्चरर उस ऑर्डर को प्रोसेस करता है, ठीक है जी। फिर तो प्रोसेस करेगा भाई, अभी तो ऑर्डर रिसीव हुआ मैन्युफैक्चरर का, अब बनाना शुरू करेगा वो, ठीक है जी। तो वो बना लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कंज्यूमर तक उस गुड्स को, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बताना है मुझसे? 11th याद है? सब चिपका देना जो पढ़ा। रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए और फिनिश गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का यूज होता है, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद वेयर हाउसिंग। बेटा सारे प्रोडक्ट जो पहुंचते हैं रिटेलर तक सारे तुरंत बिक जाते हैं? सारे बिक जाते हैं? नहीं बिकते?
Thus we need the warehousing facility. There is a time gap between the production and the consumption of goods and services. इसलिए हमें कहीं ना कहीं बेटा वेयरहाउसिंग फैसिलिटी की जरूरत होती है, जिसमें गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज सब आते हैं। 11 पढ़ी है, चिपका दोगे वो बातें। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये क्या चीज है बेटा? बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन्ड, कि एक फर्म को अपने पास कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितना स्टॉक रखना है। और बेटा ये बात ध्यान रख लेना, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा होगा, नो डाउट। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कैपिटल भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। मैं कहूँ बेटा, मैं अभी एक रिटेलर के पास गया, मैंने कहा जी टेलकम दिखाना। उसने 2 टेलकम रख दिए मेरे सामने। मैंने कहा जी और? कह रहे और नहीं है, बस 2 ही है। मैं एक बात बताऊं, दोनों मुझे कितने भी पसंद आ रहे हो, मैं कभी नहीं लेके आऊंगा, कभी भी नहीं लेके आऊंगा। मुझे चाहिए वैरायटी। ये ना हर कस्टमर के साथ सोचा। और यही बात बोलो, मैंने उसका टेलकम देखा, उसने 25 ब्रांड मेरे सामने रख दिए। अच्छा कोई पसंद ना आ रहा हो, फिर भी मैं एक तो उठा ही लाऊंगा जो उन 25 में से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। भैया अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेंटरी रखते हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस रिटेलर के एंगल से सोचो जो 100 सामान बेचता है, खाली टेलकम की 25 वैरायटी रखकर बैठा है, भैया फिर तो उसकी जान ही निकली रहेगी हर टाइम। कितना पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा उसको। तो हम ना बैलेंस बिठाना चाहते हैं 2 चीजों के बीच में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कैपिटल के बीच में, कि हम कस्टमर भी सेटिस्फाई करते रहें, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कैपिटल भी लिमिटेड ही लगे, अनलिमिटेड ना पैसे लग जाए। इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना इन्वेंटरी कंट्रोल को सोचना है, ठीक है। और कितनी इन्वेंटरी रखोगे ये 4 बातों पर डिपेंड करता है। पढ़ना पहली हेडिंग, फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटा अगर मैं कहूं फर्म की पॉलिसी ये है कि हमें तो कस्टमर ही सेटिस्फाई करना है, तो भैया फिर कोई इलाज नहीं है, कीप योर इन्वेंटरी एट हाई लेवल। अगर मेरी पॉलिसी कस्टमर सेटिस्फाई करनी है तो कस्टमर तो बेटा एक ही शर्त पे सेटिस्फाई होता है जब बहुत स्टॉक होता है, तो अपनी इन्वेंट्री को हाई रखो एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। पहली हेडिंग डन। सेकंड क्या लिखी है? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। देखो अगर मैं अपनी सेल्स को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकता हूं, मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे पता है कितना बिकता है, मुझे पता है 15 लाख यूनिट बिकती है, तो बेटा 15 लाख 2000 यूनिट फालतू रख रख दो। कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। 15 लाख बिक जाएंगी, मेरी इन्वेंट्री 2000 यूनिट की रहेगी, वो भी मैंने फालतू जानबूझ के ला के रखी हुई है कि कोई और डिमांड ना करते, ठीक है जी। ये है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अगर मैं एक्यूरेटली सेल को फोरकास्ट कर सकता हूं तो हमेशा मेरी इन्वेंट्री कम रहेगी। लेकिन मेरा बिजनेस ऐसा इतना अनसर्टेन है कि फोरकास्ट हो ही नहीं सकता। किसी साल 1 लाख यूनिट बिकती है, किसी साल 14 लाख बिक जाती है, किसी साल 2 लाख बिकती है, किसी साल 13 लाख बिक जाती है, किसी 3 लाख बिकते हैं, किसी साल 15 लाख बिक जाती है। अगर इतने बुरे हालात हैं कि बिजनेस में इतना अप एंड डाउन भी हो जाता है तो कीप योर इन्वेंटरी एट हाई लेवल। फिर तो आप ये अज्यूम करके चलो ये वही साल है जिस साल ज्यादा यूनिट बिकती है, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्यूरेटली सेल फोरकास्ट कर सकता हूं, इन्वेंट्री लो रहेगी। नहीं कर सकता, फोरकास्टिंग है ही नहीं कोई उम्मीद, बिजनेस ही बड़ा अनसर्टेन है, तो भैया इन्वेंट्री ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो वो थर्ड वन, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा इन्वेंट्री कितनी रखनी है ये बात मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी बैठती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेरा कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मैं इन्वेंट्री कितनी रखूं। वो मैं कहूँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है, इतनी जल्दी कि कस्टमर दुकान पे खड़ा है, आपके पास प्रोडक्ट है नहीं, आपने जी 5 मिनट रुको बस, और आपकी दुकान से होलसेलर की दुकान सिर्फ 2 ही मिनट के डिस्टेंस पे, भागता भागा लड़का फटाफट स्कूटर उठा के और प्रोडक्ट ले आया और रख दिया जी, और प्रोडक्ट बिक भी गया। मैं कहता हूँ आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट था 5,000 रुपए का, ठीक है जी, जो आपने खरीदा, एमआरपी थी 10,000, लड़का फटाफट उठा लाया, आपने क्या करा, आपने बोला जी 10,000 एमआरपी 20% डिस्काउंट 8,000 में दे दिया, ठीक है जी, खरीद कर लाया 5,000। अब देखो पैसे तो आपने एक नहीं लगाए, दुकान पे तो 1 रुपया रखा ही नहीं था मेरा स्टॉक, 0 रुपए लगाए, लेकिन मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाया कि मैं प्रोडक्ट को 2 ही मिनट में उठा लाया और मैंने बेच भी खाया और 3,000 रुपए तुरंत बना लिए बिना पैसे लगाए। बेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है तो कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। फिर फालतू पे
पैसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कस्टमर मांगेगा वैसे ही प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर दिक्कत क्या है? ठीक है जी। और अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता, मेरा प्रोडक्ट आता ही दिल्ली से, कस्टमर मांगेगा और अगर मैं कहूंगा दिल्ली से लाके दूंगा तो वो रुकेगा थोड़ी, वो तो चला जाएगा, दूसरी दुकान देख लेगा वो तो इतनी देर में। तो बेटा ऐसे केसेस में कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल। बात समझ आई अभी तक? लास्ट हेडिंग, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो अगर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बहुत कम है तो क्या करो, इन्वेंट्री ज्यादा रख सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ आप बेचते हो शैम्पूस, 1 रुपए का भी पाउच आता है, तो जितनी मर्जी इन्वेंट्री रख लो, ज्यादा भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कहूँ आप प्रोडक्ट बेचते हो कार्स, 20 लाख की एक है, 10 लाख की एक है, 7-8 लाख की एक है, क्या बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रख पाओगे? उतना ही रख पाओगे जितनी शैम्पू की रख पाओगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट ही बहुत कम है तो जितनी मर्जी हाई रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।